जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए कथा का दूसरा भाग श्रवण करते हैं। ऊपर आकर हाँफते हुए बोला, भाई कुछ नहीं मिला, और ऊपर से मिट्टी फिर से डालकर इकट्ठी कर दी और गड्ढा बंद कर दिया। घर आकर दोनों भाई लेट गए। उधर मोहन को विश्वास नहीं आया था, क्योंकि वह टन की आवाज उसने भी सुनी थी। इसलिए जब सोहन सो गया तो वह रात में उठा और उसने फिर से जाकर उस गड्ढे को खोदा। मिट्टी तो उसकी पहले से ही खुदी हुई थी, इसलिए खोदने में उसे जरा भी देर नहीं लगी। उसे वह घड़ा मिल गया। अब उसने कहा, अच्छा, मुझे उल्लू बना रहा था। भाई, तू मुझे उल्लू नहीं बना सकता, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, यानी तेरे बाप के समान हूँ। उसने वह घड़ा निकाल लिया और मिट्टी को फिर से गड्ढे में भर दिया। अब उसने सोचा, इस घड़े को कहाँ छुपाऊं? फिर काफी सोच विचार कर वह उस घड़े को लेकर गांव के बाहर तालाब के पास गया। उसने सोचा, यहाँ छुपाना सही रहेगा। एक तो यह सुनसान है, गांव का कोई आदमी इधर कभी नहीं आता। दूसरे, यहाँ के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं, और किसी वक्त मौका पाकर इसे खोदकर गांव भाग जाऊंगा। वह तालाब के किनारे मिट्टी में उसको गाड़ आया और चुपके से आकर सो गया। सोहन की नींद पूरी हुई, वह जागा तो उसने देखा मोहन सो रहा है। तो वह चुपके से उठा और पेड़ के नीचे जा पहुंचा। वहां जाकर उसने खोदा तो भरपूर मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं था। मिट्टी के ढेले जैसे उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे वह घड़ा मिला ही नहीं। बाहर निकलकर उसने वापस उसमें मिट्टी भर दी और सोचने लगा कि आखिर घड़ा गया तो कहाँ गया। उसे मोहन पर शक हुआ। वह मोहन के पास आया, उसके पैरों को गौर से देखने लगा तो उसने देखा कि तालाब की जलकुंभी वाली हरी और गीली मिट्टी उसके पैरों में लगी है, और कमरे तक जलकुंभी वाली मिट्टी से सने पैर के निशान बने हुए हैं। वह मुस्कुराया। उसने दिमाग लगाया और मन ही मन में गांव के जितने तालाब थे उनका भौगोलिक परीक्षण अपने मन में ही कर डाला। जलकुंभी वाला एक ही तालाब था जो सुनसान था, वहां कोई भी नहीं आता जाता था। अब उसके पास दो सुराग हो गए थे, एक तो पैरों के निशान और दूसरे तालाब का पता तो उसने लगा ही लिया था। वह तालाब के गीली मिट्टी वाले पैरों के निशान देखता देखता तालाब के पास पहुंच गया, और तालाब के किनारे उसने जलकुंभी हटा हटा कर देखी। ताजी खुदी गीली मिट्टी का उसने वह स्थान भी ढूंढ लिया जहां घड़ा गड़ा हुआ था। उसने वह घड़ा निकाल लिया और कानों तक मुस्कान फैलाकर बोला, भाई, तू अगर मेरा बड़ा भाई है तो मैं तेरा छोटा भाई हूँ, यानी होशियार चंद हूँ। देख, मुझे घड़ा मिल गया, अब मैं चला। अब तक सवेरा होने वाला था। उसने घड़े को दुशाला में लपेटा और अपने गांव की तरफ चल दिया। पैदल चलने में बहुत समय लगता है। वह पास के रास्ते में पड़ने वाले कस्बे में पहुंचा और उसने अपने लिए खूब अच्छे कपड़े खरीदे और पैरों के लिए बहुत कीमती मखमली नक्काशीदार जूतियां खरीदी और अपने गांव का रास्ता नापने लगा। पूरी रात जागने के कारण मोहन की नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए सवेरे उसे गहरी नींद आ गई थी। और जब वह सोकर उठा तो सवेरा ढंग से हो गया था। धूप फैली हुई थी और उसने देखा सोहन गायब था। वह हड़बड़ाकर उठा और सीधे भागता हुआ तालाब के पास पहुंचा। तालाब निर्जन था, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली। जहां पर उसने घड़ा दबाया था वहां पहुंचा तो देखा कि घड़ा गायब था और खुदा हुआ गड्ढा बराबर था। उसके ऊपर जलकुंभी वैसे ही पड़ी हुई थी। वह वहीं बैठ गया और अपना दिमाग लगाने लगा। उसने सोचा, घड़ा भी गायब है और सोहन भी गायब है, तो उसको सोहन ही ले गया है, और कहाँ ले गया यह भी उसको अंदाजा हो गया। दांत पीसते हुए बोला, बच्चू, मैं भी आ रहा हूँ, जानता हो तू कहाँ गया है। तेरे पास रहने को जगह गांव वाले घर के अलावा है कहाँ? वह भागता हुआ वापस जमींदार के यहाँ पहुंचा। वहां उसने घोड़ी खोल ली। उस पर बैठकर सरपट वहां से भागा। अपने गांव का रास्ता उसने पकड़ा। काफी लंबा सफर तय करके रास्ते में चलते चलते उसे एक सड़क के किनारे एक नक्काशीदार बहुमूल्य जूती पड़ी हुई दिखाई दी। उसने उतरकर जूती को देखा तो वह बहुत ही कीमती थी और उसकी नक्काशी पर वह मोहित हो गया।
उसने मन में सोचा कि एक ही जूती है, अगर एक और होती तो मजा आ जाता। अब इस जूती को क्या करूंगा, यह सोचकर उसने उस जूती को फेंक दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर एक घने पेड़ के पास पहुंचा तो उसने सोचा ठंडी छांव में थोड़ा आराम कर लूं। वह घोड़ी से उतरकर छाया में बैठ गया और घोड़ी को उसने पेड़ से बांध दिया। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक दूसरी जूती पड़ी हुई है। उसने जब उसे उठाकर देखा तो वह जूती भी बिल्कुल उसी तरह की थी। जब उसने ध्यान से देखा तो वह खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा, अरे यह तो उसकी जोड़ी है, मैं खामखा ही उसको वहां डाल आया, अभी लेकर आता हूँ। ऐसा सोचकर वह उस जूती को लेने चला गया। तब तक सोहन, जो कि उस पेड़ के पत्तों में छिपा हुआ था, क्योंकि वह पैदल यहाँ तक आया था और मोहन ने उसका घोड़ी से पीछा किया था, तो उसने जल्दी रास्ता तय कर लिया था। मोहन को यहाँ आते हुए देखकर वह झटपट से पेड़ पर चढ़ गया था। जैसे ही मोहन जूती लेने गया, सोहन पेड़ से उतरा और वह घोड़ी पर बैठकर अपने गांव भाग गया। थोड़ी देर बाद जब मोहन जूतियों की जोड़ी मिलाकर लौटा तो देखा उसकी घोड़ी गायब है। वह पैदल हो गया। पैदल पैदल चलकर रात को जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके झोपड़ी में सोहन बैठा हुआ है। कदमों की आहट सुनकर उसने बिना मुड़े ही कहा, आ गए भाई, बताओ सफर कैसा रहा, मजा आया कि नहीं। ऐसा कहकर जोर जोर से हंसने लगा। उधर मोहन भी कम नहीं था। वह बोला, सफर बहुत शानदार रहा, मुझे पता था आखिर तुम यहीं आओगे और जाओगे कहाँ। ऐसा कहकर वह भी जोर जोर से ठहाका लगा हंस पड़ा। दोनों भाई पहले गले मिले, फिर खूब जी भरकर हंसे, एक दूसरे की बेवकूफियां बताई, फिर आधे आधे सिक्के बांट लिए। अब एक सिक्का बच गया था, उसका बंटवारा नहीं बन रहा था, तो दोनों ने एक दूसरे को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। फिर कहा, अब क्या। दूसरे ने कहा, चलो अब इसे बेचकर थोड़ा खाए पिए, कुछ खाने के लिए भी तो नहीं है। लेकिन भाई इस घड़े को ढंग से गाड़ दो कहीं। सबसे पहले उन्होंने झोपड़ी में गड्ढा खोदकर घड़े को दबाया और वहां की जगह बराबर की, क्योंकि इस काम में वो तो सिद्ध हस्त थे। जमीन को बराबर करके इस पर एक चटाई बिछाई और कथरी बिछाकर अपना बिस्तर लगा लिया। मनोविज्ञान के वे बड़े ही पारखी थे। वे बोले, चलो वैसे भी यहाँ कोई नहीं आएगा, सब जानते हैं इन कंगालों के पास क्या रखा है। इसके बाद वे सोने की मोहर लेकर खाने पीने का प्रबंध करने चल पड़े। दूसरे दिन दोनों भाई घोड़ी से गए और जमींदार को घोड़ी वापस कराए और अपना हिसाब किताब भी पूरा कराए। जमींदार ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें कपड़े और रुपए देने चाहे। उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया, आपका दिया मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जमींदार उनकी इस बात पर बहुत ही खुश हुआ और उनको जाने की इजाजत दे दी। वे वापस घर आ गए। उन्होंने अपने लिए 2 शानदार मकान बनवाए। अब वे धनी हो गए थे। पूरे इलाके में वे बहुत प्रसिद्ध हो गए थे कि दोनों भाइयों ने कड़ी मेहनत करके अपनी ये हैसियत बना ली है। दोनों के लिए विवाह की लाइन लग गई थी। शीघ्र ही दोनों ने अपना अपना विवाह किया और घर गृहस्थी में अपना मन लगाया। उन्होंने खूब ढेर सारी खेती बाड़ी खरीद ली थी, जिसमें उनके नौकर चाकर काम करते थे। कल के मोहन और सोहन आज के सेठ मोहन और सोहन बन गए थे। लोग उन्हें नमस्कार करके जाते थे, क्योंकि कमजोर और गरीब लोगों की वे हमेशा मदद कर दिया करते थे। जो भी उनके घर कुछ भी मांगने आता था, उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते थे। अब वे धार्मिक कामों में भी लग गए थे। किसी भी साधु संत को वे खाली नहीं जाने देते थे। अपने घर में आए साधु संतों की जी भरकर सेवा करते थे और मंदिर परिसर में भी जाकर वहां खूब दान दक्षिणा दिया करते थे। अब उन्होंने चोरी करना एकदम छोड़ दिया था और वे एकदम साधु आदमी बन गए थे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।